आज हम सेक्शन 96 से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे सभी जानते हैं। तो आज 96 से 106 तक पढ़ते हैं हम। आज हम 96 से 100 तक पढ़ेंगे। गॉट इट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? वैसे इसको हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते थे, पर हम इसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डिफेंस है खुद की रक्षा करने का भी और दूसरे की भी रक्षा करने का। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिफेंस कहते तो हम खुद की ही डिफेंस ले पाते, सिर्फ खुद की ही रक्षा कर पाते। पर अगर हम सामने वाले की मतलब किसी दूसरे पर्सन की भी हेल्प कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं कुछ गलत होने से, उसके साथ कुछ ऑफेंस होने से, तो इसलिए यहाँ पे उसका डिफेंस भी ले सकते हैं। हम उसको भी बचा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसका भी डिफेंस ले सकते हैं। गॉट इट। तो अभी हम जैसे आज 96 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। इसकी हिंदी क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, खुद की रक्षा के लिए करते हैं, तो उसका डिफेंस हम कैसे ले सकते हैं? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं है जब हम खुद की रक्षा के लिए कोई ऐसा एक्ट करते हैं। जब हम खुद की रक्षा के लिए, हमको खुद को अपने आप को बचाना है, हमारी रक्षा के लिए हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता। गॉट इट। अब जैसे 95 का जो बोलेंगे कि ये छोटा लेवल है, हम 96 का लेवल जो बहुत छोटा है। हम 97 में जब आगे पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से कि आखिर प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। फिर 99 में हम पढ़ेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, हम कहाँ हमारे को प्राइवेट डिफेंस करना है और प्राइवेट डिफेंस का भी कितना अधिकार है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ आपको थप्पड़ मार रहा है और आप उसको हत्या कर दो। प्राइवेट डिफेंस वहाँ नहीं होता है। तो कहाँ कितना फोर्स करना है, कहाँ कितना यूज़ करना है प्राइवेट डिफेंस, वो चीज़ होती है। ओके। तो प्राइवेट डिफेंस जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस भी कहा जा सकता था, पर इसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्राइवेट डिफेंस क्या इंक्लूड कर लेता है? खुद की भी रक्षा करना, खुद की बॉडी की और प्रॉपर्टी की। प्राइवेट डिफेंस का में हम डिफेंस किस चीज़ का कर सकते हैं? हमारी खुद की बॉडी की इंजरी जैसे हमको हो सकती है उसकी, या फिर हमारी प्रॉपर्टी की। हम जैसे कोई है पर्सन जो क्या कहते हैं, थेफ्ट कर रहा है, जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, या कुछ भी हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहाँ पे हम उसके अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं। हमारी भी कर ली, और अगर कोई हमारे पड़ोसी के घर में चोरी कर रहा है और हमें पता चल जाता है तो हम वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं। या फिर कोई दूसरे पर्सन को हमने देखा कि यहाँ पे उस लड़की का बलात्कार हो रहा है या फिर कुछ और क्राइम हो रहा है, कोई लोग उसको पीट रहे हैं, आप उनको बचाने जाते हैं, तो वहाँ पे भी प्राइवेट डिफेंस अप्लाई होता है। गॉट इट। तो सेक्शन 96 तो बहुत छोटा सा है, वो सिर्फ ये बताता है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई ऑफेंस कर देते हैं, प्राइवेट डिफेंस करना अपने खुद की रक्षा के लिए या किसी और की रक्षा के लिए आप कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं जो ऑफेंस कहलाता है नॉर्मली, पर अगर आप खुद की रक्षा के लिए, और उस टाइम पे ज़रूरत थी, ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ जैसे पुलिस ऑफिसर्स या किसी की हेल्प ले सके, उस टाइम पे ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, आपको खुद ही कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ा, फोर्स या ऐसा एक्ट कि आप खुद को बचा सके, तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस अप्लाई होता है। वहाँ पे आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। गॉट इट। अब जैसे यहाँ पे है केस सुब्रमणी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुब्रमणी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप अक्यूज है, उसने दूसरे डिफेंस ले रहा है वो, पर ये डिफेंस नहीं ले रहा है कि वो उसने प्राइवेट डिफेंस में ये चीज़ की है, पर अगर कोर्ट को लगता है कोर्ट की यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस के लिए उसने ये एक्ट कमिट किया है, और कोर्ट मतलब लीगली वे में जाना चाहती है, तो कोर्ट अपनी सुओ मोटो पावर यूज़ करेगी, खुद का पावर यूज़ करेगी, और वो यहाँ पे अक्यूज के लिए ये डिफेंस ले सकती है। कोर्ट खुद की इच्छा से अपने राइट यूज़ करके ये ले सकती है कि इस व्यक्ति ने, इस अक्यूज ने प्राइवेट डिफेंस में ये चीज़ कमिट की है, इसलिए वो ऑफेंडर नहीं है। गॉट इट। केस का नाम था सुब्रमणी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब
इसके मैं आपको 3 लिमिटेशंस बता देती हूँ कि क्या चीज़ें प्राइवेट डिफेंस में अप्लाई होनी चाहिए। फर्स्ट है द राइट विल नॉट बी अवेलेबल इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़। इसेंशियल है, तो आप ध्यान से सुनिए। क्या होता हैगा, अगर कोई पर्सन है उसको टाइम है, जैसे एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को कहा तुमको मैं शाम तक का टाइम देता हूँ, शाम तक में तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मार डालूंगा, हत्या कर दूंगा। उसके पास शाम तक का टाइम है, ओके, तो शाम तक वो पुलिस ऑफिसर्स की या कोई और हेल्प ले सकता है। अब अगर वो शाम तक वेट करता है कि ये व्यक्ति आएगा मेरा मर्डर करेगा, उस टाइम पे मैं उसी को मार दूंगा, गन से शूट कर दूंगा और प्राइवेट डिफेंस ले लूँगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। अगर उसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती कि तुम अभी पैसे दो, वो अक्यूज्ड बोलता कि मैं तुम अभी पैसे दो, मैं तुम्हारी अभी हत्या कर दूंगा, फिर वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता, तो वो प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा ले सकता था, ओके। पर अगर उसके पास टाइम था, लिमिटेड टाइम था जिसमें वो दूसरी हेल्प ले सकता था, उसको प्राइवेट डिफेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकता, वो दूसरी अथॉरिटीज़ के पास जाता। गॉट इट। अब उसका सेकेंड इसेंशियल बोलता है द फोर्स यूज्ड और हार्म caused should not exceed that what was reasonably necessary. What was reasonably necessary? Okay. Keeping in view the circumstances of the case and देखो ये सेकेंड इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि अगर आप कोई कई बार आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना यूज़ कर रहे हो। इसका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को शूट कर रहा है, ए है, वो जेड को शूट करने गया। गॉट इट। अब उसने क्या किया, जेड जो था उसने उसको हड़बड़ाहट में उसके पास जो रखा हुआ था, कुछ भी मान लो वास समझ लो, वास उसने फेंक के मारा, तो डर के मारे जो अक्यूज था ए, उसने वो गन फेंक दी, ओके। अब वो जेड ने उठा ली, तो जेड के पास गन आ गई है, उसने अब ए को शूट कर दिया, तो वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि उसने प्राइवेट डिफेंस में आके ए को शूट किया, नहीं, क्योंकि अब गन जेड के पास थी, तो अब प्रतिरक्षा की ज़रूरत ए को थी, ना कि जेड को, तो वो शूट नहीं कर सकता था, वो उसे भगा सकता था या पुलिस के हवाले कर सकता था, क्योंकि अब उसको जेड को कोई खतरा नहीं था। गॉट इट। तो ये चीज़ थी, तो इसलिए जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज़ करें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की भी हेल्प लें, ना कि इस चीज़ का डिफेंस लें कि हम तो तभी उस व्यक्ति के ऊपर हमला बोलेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे या फिर दूसरे मीन्स यूज़ करेंगे, दूसरे मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहला हो गया एसेंशियल, आपके पास अगर टाइम है दूसरे मीन्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ होगी, ना कि प्राइवेट डिफेंस का यूज़ होगा। और दूसरी चीज़ है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना है, एक्सीड नहीं करना है, ओके। थर्ड इसेंशियल बोलता है देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ टू द पर्सन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, या फिर एक रीजनेबल कारण होना चाहिए कि वो सच में एक व्यक्ति को डर है कि उसको हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या डेथ हो सकती है, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है, तभी वो ये चारों में से कुछ एक ऑप्शन होगा, तभी वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करेगा। वरना अगर इन चारों में से कोई भी एक डेंजर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकता। गॉट इट। प्राइवेट डिफेंस का यूज़ तभी होगा ना जब उसको कोई खतरा होगा। डिफेंस तो तभी ले सकते हैं, रक्षा तभी कर सकते हैं खुद की, जब खतरा होगा, डर होगा, किसी चीज़ का थ्रेट होगा। पर अगर ये चारों ही चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, हर्ट का या बड़ी खतरे का, मर्डर का, डेथ का, अपने खुद को या खुद की प्रॉपर्टी को अगर कुछ चीज़ का डर है तभी वो डिफेंस ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। तो ये था थर्ड इसेंशियल। ये 3 इसेंशियल होंगे तब हमारा हम प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ले सकते हैं, एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं केस में। गॉट इट। अब हम आते हैं 97 सेक्शन पे। सेक्शन 97 क्या बोलता है? एक मिनट, पहले मैं आपको 96 की कुछ चीज़ें बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स की। प्राइवेट डिफेंस जब समझते हैं कि यहाँ पे सच में ज़रूरत थी, जब हम रीज़नेबल चीज़ें समझते हैं कि यहाँ पे है या नहीं, तो उसके लिए क्या चीज़ें देखी जाती है। तो फर्स्ट देखा जाता है इंजरीज रिसीव्ड बाय द अक्यूज्ड।
अक्यूज्ड को कितनी इंजरी हुई है। ऐसा नहीं है उसको बहुत ज़्यादा ही मार दिया हैगा, वो देखा जाता है कि जो अक्यूज्ड आया था उसने उसको कितनी इंजरीज लगी है, कितना हर्ट हुआ है। सेकेंड है इमिनेंस ऑफ थ्रेट टू हिज सेफ्टी। अक्यूज यहाँ पे किसे माना है, जिसने प्राइवेट डिफेंस कर लिया है। अक्यूज मतलब वो जिसने एक चोर आया है, वो चोरी तो कर रहा है, साथ ही साथ उसने देखा कि घर का ओनर जो है वो आ गया है, तो उस चोर ने इस व्यक्ति को मारना चाहा, ओनर को, तो ओनर ने प्राइवेट डिफेंस में आके चोर को ही मार दिया, वास से या जिससे भी, ठीक है। अब यहाँ पे वो अक्यूज हो गया, पर वो तो अपनी रक्षा कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था, तो यहाँ पे वो व्यक्ति का कैसे देखा जाएगा कि उसने सच में प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया या नहीं किया, या उसने एक्सीड कर दिया। गॉट इट। तो यहाँ पे पहला देखा जाएगा कि जो अक्यूज है उसको कितनी हानि हुई है, कितनी क्षति हुई है। ओके, इंजरीज टू द अक्यूज। सेकेंड माना जाएगा इमिनेंस ऑफ थ्रेट टू हिज सेफ्टी, उसको कितना खतरा था, कितना डर था अपनी सेफ्टी का। थर्ड माना जाएगा इंजरीज कॉज्ड बाय हिम, उसने कितनी इंजरी कर दी, उसने जो चोर था, थीफ था, उसको कितना मार दिया। ऐसा नहीं हो कि वो तो सिर्फ इसको बांध रहा था और इसने तो गोली से या चाकू से हमला ही कर दिया और उसकी हत्या हो गई। तो उसने जो अक्यूज्ड बन गया, उसने कितना सामने वाले को, चोर को मारा। गॉट इट। फोर्थ है सर्कमस्टांसेस, क्या परिस्थितियां थी कि उसे प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करना ही पड़ गया। फिफ्थ है पर्टिकुलरली वेदर ही हैड द टाइम टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़, क्या उसके पास इतना टाइम था कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले पाता या नहीं ले पाता। उस टाइम पे अगर चोर है, थीफ है और अक्यूज है, वो उस टाइम पे क्या अक्यूज के पास टाइम था कि वो किसी और को बुलाता अपनी हेल्प के लिए। तो ये सब चीज़ें, 5 चीज़ें देखी जाती है, तब जाके माना जाता है कि प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। गॉट इट। अब हम आते हैं सेक्शन 97 पे। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 97 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। 97 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इसका हिंदी में आपको पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें जैसे प्रॉपर डिफाइन किया है। 96 में बता दिया कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, पर 97 में बताया कि हाँ, ये प्राइवेट डिफेंस का राइट कब है, जब आपको डर हो या थ्रेट हो अपनी बॉडी की रक्षा के लिए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, और खुद की नहीं, दूसरे की भी आप हेल्प कर सकते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी और दूसरे की बॉडी की भी रक्षा कर सकते हैं। गॉट इट। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 97 जो है वो प्राइवेट डिफेंस बताता है, पर 99 जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बताता है, या फिर एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि कहाँ आप 97 का यूज़ नहीं कर सकते। तो 97 और 99 साथ में पढ़ा जाता है। गॉट इट। 99 बोलता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब वही एक्सेप्शन हो गया। 97 बताता है कि क्या है प्राइवेट डिफेंस, और 99 एक्सेप्शन बताता है कि क्या नहीं है प्राइवेट डिफेंस। ओके, तो 97 पढ़ते हम। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। एवरी पर्सन, हर इंसान को, हर पर्सन को प्राइवेट डिफेंस का राइट है, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो 99 में बताई गई है, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो 99 में बताई गई है, जो एक्सेप्शन है। गॉट इट। रिस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका फर्स्ट एक्सेप्शन, हम इसमें एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं या क्लॉज बोल लो, वो पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो उससे आपको और समझ आ जाएगा कि आखिर 97 बोलता क्या है। गॉट इट। देखो, पहले मैं आपको इसका हिंदी पढ़ देती हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अध्ययन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, क्लॉज 1 क्या बोलता है? पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। अब इसका इंग्लिश क्या बोलता है? फर्स्ट क्लॉज, his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body। खुद की बॉडी या दूसरे किसी पर्सन की बॉडी, कोई अदर पर्सन मीन्स
अगर उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, उसकी बॉडी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो उसके डिफेंस में आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए, उस ऑफेंस को होने से बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिर सेकेंड क्लॉज बोला है, सेकेंड क्लॉज आते हैं, उनको प्रॉपर डिफाइन कर दूंगी। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मतलब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। चल या अचल संपत्ति दोनों ही की प्रतिरक्षा कर सकते, दोनों की रक्षा का अधिकार है। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन। देखो इसमें 4 चीज़ें बता दी है जिसकी रक्षा की जा सकती है, ध्यान से। थेफ्ट चोरी, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इन चारों की प्रॉपर्टी के जब ये 4 चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी में, तब हमें या हर पर्सन को इस चीज़ का अधिकार है कि अगर किसी और की प्रॉपर्टी या खुद की प्रॉपर्टी के साथ ये 4 चीज़ें हो रही है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास, तो उसे प्राइवेट डिफेंस का हक है, वो कुछ प्राइवेट डिफेंस के लिए कर सकता है। और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट, या फिर अटेम्प्ट भी आ गया, मान लो ये चीज़ें हो गई है या फिर अटेम्प्ट होने वाली है, तब अटेम्प्ट टू कमिट, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, तब यहाँ पे हक है कि आप खुद की या दूसरे की प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। गॉट इट? इसका मैं हिंदी पढ़ देती हूँ आपको। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम संपत्ति हो या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। ओके, देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो तो 4 ऑफेंसेस बताती है, जिसे हम आगे आईपीसी में डिफाइन पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन में कि आखिर ये चारों अपराध क्या हैं। ओके, पर अभी आप ये समझ लो कि अगर ये 4 ऑफेंसेस होते हैं तो हमें अपने खुद की प्रॉपर्टी के लिए और खुद की बॉडी के लिए, इन दोनों एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आएगा कि खुद की प्रॉपर्टी या खुद की बॉडी के लिए या फिर दूसरे वाले पर्सन की बॉडी के लिए, जैसे कोई लड़की के साथ ऑफेंस हो रहा है या कोई लड़के को लोग पीट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो आप बचा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई हमला कर रहा है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरे के साथ हमला कर रहा है तो दूसरे को बचा सकते हैं। पूरा हक है आपको प्राइवेट डिफेंस का। बस यही चीज़ है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है या कुछ लिमिटेशन है कि आप कब प्राइवेट डिफेंस का और कितने टाइम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे है कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इसेंशियल या फिर लिमिटेशन बोल सकते हैं, लिमिटेशंस। द अग्रेसर्स एक्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी अंडर द आईपीसी। हमलावर जो है अग्रेसर, उसका एक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी जो आईपीसी में बताई गई है। ओके, फिर सेकंड बोलता है द पर्सन यूजिंग दिस राइट मस्ट हैव एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी टू हिज बॉडी और बॉडी ऑफ सम अदर पर्सन। जो पर्सन प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है उसको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी या उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खतरा है, तभी वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। ओके, उसको मतलब इंजरी का पूरा डर है कि यहाँ पे उसको इस साथ इंजरी हो सकती है। थर्ड है द पर्सन एक्सरसाइजिंग दिस राइट शुड नॉट हिमसेल्फ बी एन अग्रेसर। जो पर्सन है जो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है वो खुद में हमलावर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट डिफेंस करने के लिए सिर्फ एक खुद की रक्षा करना होता है, ना कि बदला लेना, रिवेंज लेना। ओके, तो प्राइवेट डिफेंस जो कर रहा है उसको अग्रेसर नहीं होना चाहिए, उसको हमलावर नहीं होना चाहिए। फोर्थ है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट टू डिफेंड। राइट टू डिफेंड है ये, प्राइवेट डिफेंस का मतलब राइट टू डिफेंड है, ना कि राइट टू टेक रिवेंज। ओके, तो यहाँ पे आपको हक है प्राइवेट डिफेंस का, ना कि बदला लेने का हक है। गॉट इट? तो ये सारे इसेंशियल थे, ये सारी लिमिटेशन थी प्राइवेट डिफेंस की। अब हम आते हैं एक केस, डिफेंस ऑफ बॉडी के लिए है ये, मैं आपको बता देती हूँ। बस इसमें आपको ये याद रखना है, बॉडी के लिए देखो आपको 97 में 2 चीज़ याद रखनी है।
बॉडी की रक्षा करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना। बॉडी और प्रॉपर्टी खुद की भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। ओके, प्राइवेट डिफेंस में ये है। तो डिफेंस ऑफ बॉडी पहले हम समझ लेते हैं केस के थ्रू। तो डिफेंस ऑफ बॉडी में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए अबाउट इंजरी विथ ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको एप्रीहेंशन या डर होना चाहिए एक इंजरी कारित होने का, तभी वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। ओके, अब इसका एक केस बताती हूँ मैं आपको। मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या कहता है? इसमें कहा गया था इफ़ द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट रेज्ड बाय द अक्यूज। मतलब इसमें भी वही केस यही है कि अगर कोई जैसे अक्यूज है, उसने प्ली नहीं ली है कि मुझे प्राइवेट डिफेंस में मैंने ये एक्ट किया है, पर अगर कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में इस अक्यूज ने वो चीज़ की है, तो कोर्ट सुओ मोटो पावर यूज़ करके उस व्यक्ति को डिफेंस दिलाएगी प्राइवेट डिफेंस का। गॉट इट? तो ये केस ये था। डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि प्राइवेट डिफेंस में आप खुद की प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, पर अगर 4 क्राइम हो तो ही। वो 4 क्राइम मैं आपको बता चुकी हूँ, थेफ्ट, मिसचीफ, ठीक है। तो ऐसे करके 4 डिफेंस है। एक्सीडिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका एक केस है, अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो एक्सीड हो गया है, बढ़ गया है, तो उसमें क्या होगा? ओके, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइवेट डिफेंस में एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है, अगर हम उसे भी बढ़ा देते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाता है। गॉट इट? मैं आपको इसका केस बताती हूँ। किशोर शंभुनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। किशोर शंभुनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था? 2 क्रिमिनल्स ऑफ द लोकेलिटी आर्म्ड विथ लेदर वेपन्स एंटर्ड। यहाँ पे हुआ था, 2 क्रिमिनल थे, वो एक बिल्डिंग में गए और जहाँ पे किराएदार रहते थे। ओके, अब वो जो चोर थे, उन लोगों ने, मतलब चोर क्या बोलेंगे, रॉबरी करने के पर्पज़ से आए थे, उन्होंने वहाँ गए और लोगों के ऊपर गन पिस्टल्स लगा दिए और कहा कि तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, सोने जेवरात, वो लाकर दे दो। अब वहाँ पे जो 2 किराएदार तो थे ही से, वो लोग डरे हुए तो थे, पर कुछ लोगों ने प्राइवेट डिफेंस में आके, वो 2 लोग 2 ही चोर थे, उनको पकड़ा और उनके ऊपर हमला कर दिया चाकू से, या जो भी, मतलब वो उन्हीं के चाकू से हमला कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किसने उस चाकू से उन चोरों पे हमला किया। मतलब 3-4 थे, मतलब 3-4 लोग थे, उन चारों में से किसने रियलिटी में हमला किया। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उन लोगों ने अपने प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि यहाँ पे चोर जो थे वो खुद मार रहे थे, उन ऑक्यूपेंट्स को मार रहे थे ताकि वो पैसे जेवरात ले सके। पर यहाँ पे इतनी हड़बड़ाहट में उन लोगों ने खुद की रक्षा के लिए और सबकी रक्षा के लिए वो चीज़ की थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी पर्सन गिल्टी नहीं होगा, कोई भी ऑफेंडर नहीं कहलाएगा, सभी को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 97 भी ख़त्म होता है। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 98 पे। क्या कहता है सेक्शन 98? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। क्या बोलता है? फिर से रिपीट करती हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। अगर कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है या इनसेन है या पागल है, मन बुद्धि है, तो उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस मिलता है या नहीं, पहले मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनिंग पढ़ दूँगी। ओके, ये कहता है अगर कोई पर्सन है, वो मन बुद्धि है और उसको नहीं पता कि उसका एक्ट क्या करेगा, वो कुछ कर रहा है जिसका परिणाम क्या होगा, तो उसको वो तो कर देगा कमेंट, पर जिसके अगेंस्ट में कर रहा है तो उसको राइट है, वो खुद की रक्षा के लिए कर सकता है। मान लो कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे अनसाउंड माइंड भी के साथ साथ एक बच्चे को भी इंक्लूड करता है। मान लो हमने आगे पढ़ा था कि एक 7 साल का बच्चा अगर कोई एक्ट करता है तो उसको राइट है कि उसको, मतलब उसके वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था। ठीक वैसे हमने एक सेक्शन में पढ़ा था इंटॉक्सिकेशन का, कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने उसको ज़बरदस्ती किसी ने दारू पिला दी, फिर वो ऑफेंस करता है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इन लोगों को राइट है कि ये लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इन लोग अपनी इनमें इतना पावर नहीं था या फिर इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये लोग जज कर पाएँ कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या एक्ट ऑफेंस है, क्या नहीं है। गॉट इट? तो इन लोगों को तो डिफेंस है।
पर जिसके अगेंस्ट में ये कर रहे हैं उसको डिफेंस है कि नहीं कि वो खुद की रक्षा कर सके। तो यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है, हम सेक्शन 98 पढ़ रहे हैं जिसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई पर्सन पागल है या बच्चा है या इंटॉक्सिकेटेड है और वो अपने इतनी बुद्धि नहीं है उसमें कि वो ये समझ पाए कि वो मान लो उसके हाथ में गन दे दी किसी ने या फिर उसने खुद ही कहीं से गन उठा ली, अब वो शूट करने के लिए लगा है, सामने वो पर्सन है, उसको पता है कि अगर उसने बच्चे से गन नहीं लिया, इस पागल व्यक्ति से, मन बुद्धि व्यक्ति से गन नहीं ली, तो वो ये इंसान मर सकता है, ठीक है। तो वो प्राइवेट डिफेंस में आके उस बच्चे को या फिर उस पर्सन को बेहोश कर सकता है या उसके पास जो मीन्स है उसके थ्रू फेंक के या जो भी उसको वो उस टाइम पे यूज़ कर सकता है मीन्स जिसके थ्रू उस चीज़ को रोका जा सके, इस हर्ट को रोका जा सके। फिर भले इस बच्चे को थोड़ा बहुत लग जाए, नुकसान हो जाए, पर इससे अगर सामने वाले को या खुद को चोट पहुंचने से, बड़ी चोट पहुंचने से वो बचा सकता है तो वो ये प्राइवेट डिफेंस ले सकता हैगा। उसको पूरा हक है कि वो पागल व्यक्ति या फिर बच्चे या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है उसको थोड़ी हानि कारित कर दे। गॉट इट? मैं अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ, क्या बोलता है ये। व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity। मतलब वही कि मैच्योरिटी जितनी चाहिए, the want of maturity is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act or by reason of any misconception। यहाँ पे misconception भी आ गया, कई बार confusion हो जाता है, misconcept हो जाता है, वो चीज़ भी है। by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right, every person has the same right of private defense against that act which he would have if द एक्ट वर दैट ऑफेंस। अगर कोई एक्ट ऑफेंस होता तो उसके पास वो प्राइवेट डिफेंस का राइट है। हर सिचुएशन में हर पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। गॉट इट? इसका मैं आपको हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आईपीसी सेक्शन 98 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। अब इसके अंदर एक्सप्लेन क्या करता है ये, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन यानी बच्चा है, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति का या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, मतता यानी कि वही कि कोई व्यक्ति नशे में है, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब वह व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। देखो, इसके अब मैं आपको इलस्ट्रेशन बता देती हूँ तो आपको और समझ आ जाएगा। जैसे हमने सेक्शन ये पूरा रिलेट किससे करता है, सेक्शन 82, 83 और 84 में हमने पढ़ा था। 82 में पढ़ा था कि बच्चे 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको प्राइवेट मतलब उनके ऊपर वो ऑफेंडर नहीं माने जाएंगे। फिर अनसाउंडनेस माइंड का पढ़ा था कि कोई व्यक्ति पागल है तो वो भी ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। और ऐसा पढ़ा था कि कोई व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट कर दिया है, कोई व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध इंटॉक्सिकेट कर दिया है, नशा करवा दिया है, दारू वगैरह पिला दी है, तो वो सब ऑफेंडर नहीं कहलाएंगे। तो ठीक वैसे अब वो लोग तो नहीं कहलाएंगे, पर हम भी तो अपनी रक्षा के लिए अधिकारित है ना, हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल A। Z है, Z under the influence of madness attempt to kill A, Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z was sane। Okay, A है वो Z है वो पागल व्यक्ति है, वो हमला करता है, वो attempt to kill करता है, मतलब मारना चाहता है A को, पर वो Z जो है वो पागल है, तो ए के पास प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा बिल्कुल सेम प्राइवेट डिफेंस का हक है जैसा अगर जेड समझदार होता, उसके पास मैच्योरिटी होती, वो पागल नहीं होता, तब अगर वो हमला करता तो ए के पास जो प्राइवेट डिफेंस का हक होता ठीक वैसा ही अभी भी है। चाहे जेड पागल है तब भी उसके पास प्राइवेट डिफेंस का सेम अधिकार है। देखो, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह य के
स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। ओके, क्योंकि वो पागल व्यक्ति तो अपनी रक्षा मतलब कुछ भी कर सकता है, वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा, पर उसके कारण सामने वाला व्यक्ति को हानि ना हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति खुद भी अपनी रक्षा कर सकता है, उसको ये राइट है। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। A enters by night a house which he is legally entitled to enter. A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z in good faith taking A for a house breaker. क्या होता है इस केस में? A है, उसको लीगली राइट है एक घर में जाने का, ठीक है, पर Z को लगता है कि ये हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो Z उसको पकड़ने जाता है, तो उसको पकड़ने जाता है, तो A को लगता है कि ये कोई चोर है, Z कोई चोर है, तो A Z को मार देता है। तो Z अपनी प्रतिरक्षा, अपनी प्राइवेट डिफेंस में खुद को बचाने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑफेंडर नहीं है, क्योंकि दोनों को यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो गया, दोनों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे दोनों ऑफेंडर नहीं कहलाएंगे। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 99 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 99 जो है वो 97 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन बताता है, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि कहाँ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। गॉट इट? थोड़ा टाइम है, पढ़ सकते हैं। 99 क्या बोलता है? एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसकी हिंदी क्या है? कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इसको मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। क्या बोल रहा है ये कि कोई यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा अगर कोई आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट कर रहे हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहा है। मान लो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसको ये राइट है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति अपनी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डर नहीं है डेथ का, हर्ट का या ग्रीवियस हर्ट का, कोई डर नहीं है, कोई एप्रीहेंशन नहीं है, रीजनेबल रीज़न नहीं है आपके पास कि आप प्राइवेट डिफेंस करो। आपके पास एक रीजनेबल रीज़न होना चाहिए हमेशा कि आप इसलिए प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हैं। पर पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप उससे अपनी रक्षा करें, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको प्राइवेट डिफेंस करना चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ पे जस्टिफिएबल बाय लॉ है। अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा है और वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफिएबल है लॉ के थ्रू, तो यहाँ पे सामने कोई भी व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी। यहाँ पे भी अटेम्प्ट, देखो कहीं भी कोई चीज़ आती है, कोई एक्ट हो रहा है, तो वो एक्ट ऑफेंस भी हो रहा है या फिर अटेम्प्ट भी, अटेम्प्ट हमेशा आ जाता है उसके साथ में। तो यहाँ पे फिर आ गया अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। अगर कोई पर्सन है वो एक्टिंग कर रहा है, बट एज इन मतलब एक्टिंग इन्हें कोई काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, पर किसके डायरेक्शन में? पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में। किसी पब्लिक सर्वेंट ने कहा है कि तुमको वहाँ जाना है और ये चीज़ करनी है, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो अपने ऑफिस के अंडर है और अपने जुरिस्डिक्शन में फिर वो ये काम कर रहा है, तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, तो एक व्यक्ति उसके अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट है और वो इस चीज़ को अपनी ड्यूटी के तहत ले रहा है। ओके, बस यहाँ पे हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि वो चीज़ें, एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस बताए, आगे पढ़ेंगे कि उनकी एक लिमिट होती है, वो अपने जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, लीगली वो काम कर रहे हैं, तभी पब्लिक सर्वेंट का के अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। वरना अगर वो अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड कर देते हैं, मान लो उसको बिना वारंट के अरेस्ट करने का हक नहीं है, फिर भी वो अरेस्ट करने आ गया, या फिर उसके पास वो किसी दूसरे क्षेत्रफल में, किसी क्षेत्राधिकार में जहाँ पे उसका बिल्कुल राइट नहीं है इस ड्यूटी का, फिर भी वो कर रहा है, तो ये इलीगल हो गया। तो यहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ।
या फिर हिंदी में पढ़ दूँ, हिंदी में पढ़ देती हूँ पहले। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में, पदाभास यानी अपनी ड्यूटी कर रहा है, में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किया जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। गॉट इट? अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ क्योंकि ये सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो अपना टाइम हो जाएगा। देखो इसका पढ़ते हैं। पहले है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। इसका हिंदी है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही होना चाहिए। देखो ये बोलता है कि जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि राइट, प्राइवेट डिफेंस का राइट उतना ही यूज़ होना चाहिए जितना आपको खतरा है। जैसे आपको छोटे हार्म का खतरा है तो आप छोटा प्राइवेट डिफेंस यूज़ करोगे, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ आपको मार रहा है, पीट रहा है और आप उसकी हत्या ही कर दो। नहीं, आपके पास उतना ही राइट है जितना आपको डर है। गॉट इट? तो ये चीज़ वो बोलती है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार मतलब कितना एक्सटेंड हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं हम। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is सच पब्लिक सर्वेंट। एक पर्सन को, पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए गए जाने के लिए प्रयत्नित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जबकि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया प्रॉपरली कि आप जब तक नहीं जानते, इसने नेगेटिव फॉर्म में बताया, रिस्ट्रिक्शन बता दिए कि कब, देखो एक व्यक्ति है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, पर दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में, पर अगर वो दूसरा व्यक्ति जब तक नहीं जानता कि ये व्यक्ति मेरे साथ जो भी कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है और ना ही आपके पास रीजनेबल रीजन टू बिलीव है, आपके पास रीजन टू बिलीव हमने पढ़ा था आगे ना, आपके पास रीजन टू बिलीव है कि आप ये समझे कि ये व्यक्ति तो पब्लिक सर्वेंट है, आपके पास बिल्कुल भी कारण नहीं है कि आप ये समझो कि ये सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, ना ही वो बता रहे हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, अपना प्राइवेट डिफेंस का हक यूज़ कर सकते हो जब तक आप नहीं जानते कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ड्यूटी कर रहा है, तब तक कि जब तक वो आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। गॉट इट? अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन states the authority under which he acts or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। अब देखो मैं इसका हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से, यहाँ पे निर्देश वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है यहाँ जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो तब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। क्या होता है, आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक भी है जब तक कोई व्यक्ति, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 चीज़ें पढ़ी कि आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो पर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में नहीं कर सकते, या फिर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। पर एक्सप्लेनेशन में उसने पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में उसने जैसे बताया कि प्राइवेट डिफेंस आप तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक पब्लिक से आपको बिलीव ना हो जाए या आपके पास रीज़न ना हो, आप समझ ना जाए, आपको नॉलेज ना हो जाए कि वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। फर्स्ट में उसने एक्सप्लेन कर दिया कि जब तक आप नहीं जानते कि आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं तब तक आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि
अगर आपके पास वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है आपके अगेंस्ट में, तब तक आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो ये बता ना दे या फिर दिखा ना दे कोई प्रूफ या कोई रिटन लेटर कि मैं इस अथॉरिटी के अंदर या फिर मुझे ये पब्लिक सर्वेंट ने कहा है कि मुझे ये काम करना है इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, वो ये चीज़ डिफाइन ना कर दे, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? आपके पास ये राइट है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है तब तक आप आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इसकी जैसे 4 रिस्ट्रिक्शन थे ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी, तो आपको समझ आ जाएगा चारों रिस्ट्रिक्शंस कब है, आप कब यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एग्जिस्ट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक यूज़ नहीं हो सकता, कब यूज़ नहीं हो सकता? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं हो सकता अगर वो पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा है। तो अगर वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट भी गुड फेथ में, जैसे मैं आपको गुड फेथ हमने आगे पढ़ा हुआ है डेफिनेशन में, मतलब वो चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन में, तो वही उसका मीनिंग है। अगर वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट भी इलीगल काम कर रहा है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पर अगर वो लीगली वर्क कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि आप उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। गॉट इट? सेकंड है, सेकंड वाला रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ते हैं, वो है एक्ट्स डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई काम हो रहे हैं तो आपको उसका भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि आप प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ले सकते हैं। गॉट इट? जैसे हमने आगे पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 2 में, ठीक वही कहता है ये कि अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है तो आपको उसके वो जब तक आप नहीं जानते तब तक तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप समझ गए हैं कि ये किसी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है तो आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? थर्ड चीज़ बोलती है, थर्ड रिस्ट्रिक्शन है व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन के पास टाइम है कि वो पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सके, पब्लिक अथॉरिटी को बुला सके, तो वो खुद का प्राइवेट डिफेंस नहीं करेगा, वो उस अथॉरिटी की हेल्प लेगा। ओके? थर्ड रिस्ट्रिक्शन जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि राइट तब तक है अगर आपके पास बिल्कुल सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि आप किसी और की हेल्प ले सके, आपको तभी की तभी करना है। पर ये रिस्ट्रिक्शन जता देता है कि अगर ज़रा सा भी पता चलता है कि आप किसी और की हेल्प ले सकते थे, पुलिस वालों को बुला सकते थे, आपके पास इतना टाइम था, तो आपको वही मीन्स यूज़ करना है, ना कि कुछ और खुद का प्राइवेट डिफेंस लेना है। तो आप पहले पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प अगर ले सकते हैं तो आपको वही चीज़ करनी है। इसमें 2 चीज़ें बोली गई है जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट बोलता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द डेंजर एप्रीहेंडेड। कितना नेचर है, क्या मतलब क्या प्रकृति है उस ऑफेंस की जो आपके अगेंस्ट में हो रही है, उसको देखा जाता हैगा प्राइवेट डिफेंस लेते वक्त। दूसरा, डिड द अक्यूज्ड हैव टाइम टू सीक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी फॉर असिस्टेंस, मतलब हेल्प के लिए पब्लिक अथॉरिटी का यूज़ किया जा सकता था, इतना टाइम था क्या, ये चीज़ें देखी जाती है। प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया तो फिर कोर्ट ये देखती है कि आपके पास ये चीज़ें थी या नहीं, टाइम था कि नहीं कि आप पब्लिक सर्वेंट को बुलाए और उसकी हेल्प लें, इंस्टीड ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हिमसेल्फ। ओके, फिर हम फोर्थ रिस्ट्रिक्शन पे आते हैं। फोर्थ रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है? द हार्म और इंजरी कॉज्ड शुड नॉट बी मोर देन नेसेसरी कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब ये बोलता है कि कितना हार्म और कितनी इंजरी हो सकती थी और आपने कितना प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया, मतलब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए प्राइवेट डिफेंस का भी, जितना वो खतरा है आपको उतना ही आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको पढ़ देती हूँ। क्लोज 4 ऑफ दिस सेक्शन फर्दर स्टाइपुलेट्स दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन नो केस शुड एक्सीड टू द कॉजिंग ऑफ मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। उतना ही यूज़ होना चाहिए जितना आपको प्राइवेट डिफेंस के लिए ज़रूरत है, जितना आपको खतरा है उतना ही यूज़ होना चाहिए, ना कि एक्सीड होना चाहिए। ओके, डिफेंस एक्सीड कभी नहीं होना चाहिए, जितना आपको खतरा है उतना ही यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक केस बता देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा।
मोहिंदर पाल जौली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था, लेबर डिस्प्यूट हुआ था। तो उसमें मतलब फैक्ट्री थी, वहाँ पे लेबर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में वेजेस को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो जो वर्कर्स थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। अब जो ओनर थे उस फैक्ट्री के, उन्होंने शूट कर दिया और उससे एक वर्कर की डेथ हो गई। तो यहाँ पे शूट करने की ज़रूरत नहीं थी, चाहते तो वो ऊपर शूट कर देते डराने के लिए, जो भी रीज़न था, पर उन्होंने तो सामने शूट कर दिया जिससे एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक वर्कर की डेथ हो गई। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपना राइट एक्सीड कर दिया। तो अपने प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर वो एक्सीड नहीं करते, ऊपर शूट करते, तो वो प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पे बोला जा सकता है कि उन्होंने फायर शूट सिर्फ इसलिए किया कि लोग डर जाएं और चले जाएं, ऐसी चीज़ें ना करें। गॉट इट? तो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे हमारी चारों रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होती है कि प्राइवेट डिफेंस के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। अब कल से हम सेक्शन 100 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्लास सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ अगर आपको कुछ पूछना हो तो, और ये भी बता देना कि आज का सेशन कैसा था। ओके? कुछ पूछना या कुछ बोलना है तो प्लीज़ कमेंट्स ऑन है। कल भी वही 9:45 से 10:30 टाइम यही है, 9:45 से 10:30 रेगुलर। ठीक है, फिर क्लास एंड करें आज की। चलो बाय।